एक सीआरपीसी का भी क्लास चलता है, तो उसकी वजह से टाइम मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। दैट्स व्हाई यस्टरडे क्लास बैक ऑल्सो, बट डोंट वरी, जो मैंने सिलेबस में आपके पोस्टर जो आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उसमें आपको कोई भी टॉपिक रहेगा नहीं। आई विल कवर एवरीथिंग। वो कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। मैं आपको जो भी इस एक एक टॉपिक जो मेंशन किया है वो सब ड्राफ्टिंग हम देखेंगे। एंड यस, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो आपको कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट जो है, मैंने अभी एक पीडीएफ शेयर की है आप लोगों के साथ। प्लीज कोई बताएगा कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट क्या रहता है? यस, एनीवन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट? जिन्होंने 156(3) वाला अभी तक प्रोसीजर पढ़ा है, उनको तो बिल्कुल समझ आ रहा होगा। मैंने ऐसे पूछा कि कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट क्या रहता है। Yes, ma'am. So basically, whenever police refuse to register your complaint, and even the SP or the SHO or whoever, so you can file a complaint under 156 clause 3 of CRPC. But ma'am, before telling you further, I have one doubt with regard to your PDF which you have just shared. प्लीज आस्क। Hello, यस ma'am. विश्वास। Ma'am, so you have written that there is a civil case between the complainant and the accused person. हम्म। Ma'am, so why there is a civil case when we are drafting a criminal sort of complaint? तो विश्वास, यस, अभी हमने ये स्टार्ट नहीं किया बेटा। जो मैंने आप लोगों के साथ कंप्लेंट की है, जो शेयर की है पीडीएफ, दैट जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो मसला क्या है, दैट इज एक्चुअली सिविल केस बिटवीन कंप्लेन। बहुत सारे के मैटर में क्या होता है, ये एक क्रिमिनल लॉ में एक चीज आप मतलब देखेंगे जब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, कि आपको पता चलेगा कि मोस्टली जो क्रिमिनल कंप्लेंट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं पहले सिविल डिस्प्यूट रहा होता है। देखिए क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक जमीन में आपस में दो भाइयों के बीच में लड़ाई है, जो कजन है उनके बीच में एक जमीन के पर्टिकुलर पोर्शन को लेके लड़ाई है। तो वही जो सिविल मैटर होगा, असल में मे बी वो जो जमीन का मैटर है वो सिविल केस है, पेंडिंग है ऑलरेडी, उसकी पार्टीशन का अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन आपस में वो दोनों में भी क्रिमिनल ट्रेसपास करते, या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ग्रीवियस हर्ट के केसेस आ जाते हैं ऐसे केस में। तो बहुत सारे मैटर में क्या होता है कि आपस में एक सिविल डिस्प्यूट होता है, लेकिन उसको क्रिमिनल नेचर का वो कर देते हैं, उसको शक्ल दे देते हैं। तो ये हम वैसे ये फैक्ट्स टू फैक्ट्स, केस टू केस डिपेंड करता है। अभी हमने प्राइवेट कंप्लेंट पढ़नी है। जिन्होंने आज, एक दो स्टूडेंट ने आज ज्वाइन किया है, तो मैं आपको बता दूं कि हम क्रिमिनल कंप्लेंट जो मजिस्ट्रेट के पास फाइल करते हैं उसकी ड्राफ्टिंग सीखेंगे आज। कभी भी कोई भी क्रिमिनल मैटर, कोई भी क्रिमिनल केस होता है, तो आपको पता है आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाते हो केस रजिस्टर करने के लिए। लेकिन एक आपके पास ऑप्शन और होता है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू योर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस अटेंड की हैं उनको पता है कि मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया था कि आपको एग्जॉस्ट करनी पड़ती है रेमेडी, पहले एसएचओ के पास जाके, देन एसएसपी के पास जाके, देन अपने फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाके। लेकिन ये जो आज हम कंप्लेंट ड्राफ्टिंग सीखने वाले हैं वो एक्चुअली में सेक्शन 200 की क्रिमिनल कंप्लेंट होती है। इसे लॉ की अगर भाषा में कहें, कोर्ट में लैंग्वेज में कहूँ, तो प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं, कि हमने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दी। इट मीन्स कि यू डोंट नीड टू अप्रोच टू योर पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फॉर रजिस्टरिंग एन एफआईआर। आपको एक सिंपल कंप्लेंट अपने मजिस्ट्रेट के पास जाके दे देनी है। और अगर मजिस्ट्रेट को प्राइमा फेसी ये लगता है कि नहीं एक्चुअल में कोई केस है,
कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो मैजिस्ट्रेट उसी के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले सकता है। यू गॉट माय पॉइंट? सबको क्लियर हुआ मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। ओके, आई होप सबको समझ आ रहा होगा, विश्वास के साथ साथ सबको क्लियर हो रहा होगा। सो ये जो मैंने अभी पीडीएफ की है शेयर, ये मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ इसकी। एक चीज और बता दूं, इस कंप्लेंट को फाइल करते वक्त आपको जो है वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट के पास जाना है। जैसे आप दिल्ली में किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या किसी भी जगह रहते हैं, आपको अपने नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाके ये कंप्लेंट ड्राफ्ट करके दे देनी है। अब इसमें क्या क्या कंटेंट रहता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सैंपल ड्राफ्ट है, फिर मैं अपनी खुद की एक कंप्लेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी मैंने फाइल की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले इट्स अ कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट वाइड चैप्टर 15 of CRPC, complaint filed in a Mofussil court. Mofussil court जो होता है that is a in case of other states जहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं है वहां पे होता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिसे JMIC कहते हैं। अगर आपने सीआरपीसी पढ़ा होगा तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, कोलकाता में, बेंगलोर में, तो वहां पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। जो भी आपका नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है आपने उसके पास जाके कंप्लेंट फाइल करनी है। सो इन द कोर्ट ऑफ सब, ये याद रखिए चैप्टर 15 सीआरपीसी में मेंशन है। स्क्रीन सबको विजिबल है? यस मैम। ओके, परफेक्ट। सो सबसे पहले आपने देखिए इधर इन द कोर्ट ऑफ सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये एक सिर्फ सैंपल ड्राफ्ट है। यहाँ पे आपको कंटेंट क्या क्या डालना है और किस तरह से एक्चुअल में कंप्लेन किस तरह से ड्राफ्ट होती है, आई विल लेट यू नो। मैं खुद अपनी कंप्लेन शेयर कर लूंगी, लेकिन ये सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए। सो इन द कोर्ट ऑफ सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, आपका फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, आपको वो मेंशन करना है। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट आपको वो मेंशन करना है। जो कंप्लेनेंट का नाम होगा वो क्योंकि जो फाइल करा है दैट इज अ कंप्लेनेंट, यू आर ऑन, इफ यू आर अ लॉयर ऑफ दैट पर्सन, यू आर फाइलिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंप्लेनेंट, राइट? एंड दीज आर द एक्यूज्ड, जो एक्यूज की डिटेल होगा। आपको मेंशन क्या क्या करना है, नेम एक्यूज्ड का, कंप्लेनेंट का, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी उसका पूरा डिटेल रहेगा, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, गांव का कौन सा नाम है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ती है, अकरेंस का डेट ऑफ अकरेंस क्या है, क्राइम कब कमिट हुआ है, विलेज कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, और किस सेक्शन में आईपीसी में ये कंप्लेंट आप फाइल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हर्ट के अंदर कर रहे हैं, देन यू हैव टू मेंशन दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ हर्ट, ग्रीवियस हर्ट। अगर क्रिमिनल ट्रेसपास है तो क्रिमिनल ट्रेसपास की सेक्शन लिखनी है। ठीक है, सो आगे आपको द कंप्लेनेंट बेग्स टू स्टेट, ये आपको पूरी स्टोरी अपनी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी है। जैसे कि आपका मैटर जो कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, कहाँ से आपका मैटर स्टार्ट हुआ। सो ये जैसे आप विश्वास बोल रहे थे कि देयर इज अ सिविल केस जैसे। और हाँ, एक चीज और, हर बार जब भी आप कभी कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, दैट शुड बी ड्राफ्टेड विद द वर्ड दैट। जैसे यहाँ पे है दैट वर्ड से हर एक पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ठीक है, दैट वर्ड से स्टार्ट होगा हर एक कंप्लेंट की बात करूं मैं। So that there was a civil case between the complainant and accused number 1 regarding possession of a plot of homestead land. The said case being sued number this of this in the court of Munsif of this in the district of dash, and that the said case was decided in favor of your petitioner on dated this. तो यहाँ पे मैटर क्या है, एक्चुअली इट्स अ सिविल डिस्प्यूट। मैंने कहा कि क्रिमिनल केसेस मोस्टली जो होते हैं पहले एक सिविल डिस्प्यूट रहे होते हैं, बाद में वो जो है क्रिमिनल केस में चेंज हो जाते हैं। सो एक प्लॉट को लेके यहाँ पे डिस्प्यूट है सिविल। ठीक है, अब वो जो केस है, क्योंकि अगर कोई सिविल डिस्प्यूट है तो वो ऑलरेडी पेंडिंग होगा कोर्ट में, सिविल कोर्ट में पेंडिंग होगा, उसकी आपको डिटेल डालनी है। अगर आपका सिविल डिस्प्यूट है, जो कोई मैटर है जिसको लेके कोई क्रिमिनल डिस्प्यूट आपका बन गया है, ठीक है,
तो सेड केस बीइंग सूट नंबर दिस, जो भी आपका सूट नंबर होगा आपको अपना जो सिविल केस की डिटेल है वो डालनी है, कौन से कोर्ट में वो पेंडिंग है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो पेंडिंग है, एंड दैट द सेड केस वाज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ योर पिटिशनर। आपके फेवर में अगर मतलब आपके कोई भी पेंडिंग है सूट तो उसका आपने डिटेल अपने पिटीशन में डालनी है, अपने कंप्लेंट में डालिए। नंबर 2, that thereafter accused number 1 held out a threat to the complainant by stating that he would take revenge। ठीक है, ऐसा कोई मसला है जहाँ पे थ्रेट वगैरह दिए हैं। नंबर 3, that on dated this जो भी तारीख होगी, accused number 1, ठीक है, his relation and servants and the accused number 2 to 6। अब इस मैटर में accused एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, with the common object of committing mischief to the complainant entered into a complainant land mentioned in the schedule appended hereto with 8 to 10 beasts of pasture and without compassion or clemency party damage the wheat crop grown by the complainant। अब जैसे मोस्टली अगर आप रूरल एरियाज देखोगे, रूरल इंडिया में देखोगे तो वहां पे इसी तरह के मैटर होते हैं। वहां पे क्या होता है कि आपस में कोई सिविल डिस्प्यूट है जिसका प्रॉपर्टी का भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किसका पार्टीशन कितने, किसको कितना पोर्शन मिला है, किसको कितना, तो आपस में वो लोग क्या करते हैं, ग्रीवियस हर्ट के बहुत मैटर आते हैं या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर के, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो यहाँ पे भी उसने मिसचीफ, उसकी मिसचीफ आपको पता होगा कि डैमेज कर देना कोई चीज को, तो उसका जो है व्हीट क्रॉप जो है उसको 80% डैमेज कर दिया है, तो इट्स अ मैटर ऑफ मिसचीफ। और इसमें क्योंकि इसमें क्रिमिनल ट्रेसपास मेंशन नहीं है, बट क्रिमिनल ट्रेसपास भी है क्योंकि वो उसकी लैंड में एंटर हुआ है, ठीक है, कंप्लेनेंट की लैंड में एंटर हुआ है, तो इट इज अ मैटर ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास एज वेल। पॉइंट नंबर 4, दैट द कंप्लेनेंट हियरिंग अबाउट द इंसिडेंट hastened to the land and entreated accused party not to commit further mischief। अब वो बता रहा है कि मैंने ये भी किया कि मैंने उसको एक बोला कि दोबारा ही वो ना करे। The accused party did not pay any heed to the entreaties of complainant and allowed their bovine beast to damage the entire crop which was almost ready for harvesting। ठीक है, तो अपनी बोवाइन को उसने उसके जमीन में एंटर करा दिया और उसको बिल्कुल ही क्रॉप को डैमेज कर दिया इस तरह से। नंबर 5, that the complainant forthwith lost an information about the concurrence to the police station, but officer in charge of police station, that is an inspector of police, referred to complaint to the court। अब देखिए बहुत जगह पे जब आप खुद आप प्रैक्टिस करेंगे कानून में, तो आपको ये जो करते हैं उनको पता होगा कि पुलिस क्या करती है, कभी कभी उनको ये क्लैरिटी नहीं होती है कि यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है। कॉग्निजेबल ऑफेंस से मेरा मतलब है दोज ऑफेंसेस व्हिच आर सीरियस इन नेचर, राइट। सो वहां पे पुलिस क्या करती है, ये बोल के टाल देती है आपका मैटर कोर्ट का है, ठीक है। एक जगह वो सीधे रिफ्यूज कर लेगी, नहीं मुझे नहीं एफआईआर रजिस्टर करनी है, या कोई बहाना मार के, या तुम लोग या वैसे मतलब होता है ना डिले टैक्टिक्स कुछ अपनाएगी। कई जगह क्या करती है पुलिस, वो सीधे कह देती है कि तुम जो है अपनी कंप्लेन जो है तुम अपनी कोर्ट में लेके जाओ, हमारे यहाँ पे नहीं, ठीक है। नंबर 6, that the accused party were member of an unlawful assembly with the common object of committing mischief to the complainant's standing crop, and that they furthermore committed criminal trespass and mischief by entering on the complainant's land with the aforesaid object and by damaging the crop as mentioned above। The accused were therefore guilty under section 447, 426 and 143 Indian Penal Code। तो इसमें क्रिमिनल ट्रेसपास भी आ गया है, मिसचीफ भी आ गया है, ठीक है। तो ये क्योंकि जब आप सीधे कोर्ट में एक कंप्लेंट लेके जाते हो तो मोस्टली आप एक एडवोकेट को रेफर करते हो, एडवोकेट से गाइडेंस लेते हो कि क्या मैं कोर्ट में अपनी कंप्लेंट दाखिल कर सकता हूँ। आप तो लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉयर हैं, यू नो बेटर कि हम पुलिस स्टेशन में जो है वो क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, क्यों ना डायरेक्टली हम प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दें सीधे कोर्ट में और मैजिस्ट्रेट को कन्विंस करें कि ये एक प्राइमा फेसी एक केस बनता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, सॉरी। सो आपको किस सेक्शन में जाना है, यू हैव टू मेंशन दैट, क्योंकि आपको ये बताना, आपकी स्टोरी से वो सेक्शन मैच करनी चाहिए।
अब आप बता रहे हैं यहाँ पे मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, लेकिन आपने जो लास्ट में सेक्शंस मेंशन कर दी वो सपोज एब्डक्शन की कर दी, तो वो थोड़ा हो जाएगा। आपकी स्टोरी से आपकी सेक्शंस भी आईपीसी की मैच करनी चाहिए। Your petitioner prays that Your Honor may be pleased to summon the accused and after taking evidence be pleased to convict them under the sections mentioned above or under such other sections with the province of which the offence committed by the accused may come. And your petitioner is duty bound shall ever pray. Then should of course you will attach some document जहाँ पे ये प्रूफ होगा कि जो आप लैंड एलिज कर रहे हो वो आप ही की है, ठीक है, जहाँ पे उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है, क्योंकि ये कॉमन लैंड में तो क्रिमिनल ट्रेसपास होगा नहीं ना। लैंड कंप्लेनेंट की है, ये वो बताए प्रूव कैसे करेगा कि क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ है। सपोज मैं एक केस फाइल कर देती हूँ कि मेरी लैंड में कुछ लोग आए और उन्होंने डैमेजेस कर दिया, मेरे जो क्रॉप्स वगैरह थी उसको रातों रात जला दिया। वो लैंड मेरी है, जब मैं ये प्रूव करूंगी तभी वो तो क्रिमिनल ट्रेसपास बनेगा, अदरवाइज एक शायद वो किसी और की लैंड हो या फिर वो एक कॉमन रास्ता हो, ठीक है ना, वहां पे तो क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होगा ना। तो मेरे को वो डॉक्यूमेंट सारे अनेक्स करने हैं अपनी कंप्लेंट के साथ, जो ये प्रूव करें कि मेरी कंप्लेंट जो है इट्स एक्चुअली, मैं प्राइमा फेसी मजिस्ट्रेट को कन्विंस कर सकूं कि ये एक केस बनता है। यहाँ तक कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए। यस ओके, नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, सो मैं अभी अपना खुद का एक कंप्लेंट शेयर कर रही हूँ। ओके परफेक्ट, सो ठीक है, मैं अपना अंशिता, ठीक है, मैं अपना एक कंप्लेंट शेयर कर रही हूँ। सो अब आपको एक्चुअल में ड्राफ्ट कैसे कंप्लेंट करनी है ये देख लीजिए, और स्क्रीन विजिबल होगी तो प्लीज मुझे बता दें। ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस, एनीवन प्लीज? ओके यस मैम। ओके परफेक्ट। सो सबसे पहले तो आपको कोर्ट का नाम लिखना है। जैसे मैंने बोला कि आप दिल्ली से हैं, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं, मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी से नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो मेरा जो आएगा वो आएगा बिफोर द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सीजीएम कहते हैं। सीजीएम इज ऑल्सो अ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, राइट। लेकिन सीजेएम में और जेएमआईसी में यानी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फर्क क्या होता है? जैसे सपोज करते हैं जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे फर्स्ट क्लास जुडिशियल, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपॉइंट जो होंगे आपको जो अगर आप जुडिशरी क्लियर कर देते हो तो आपको जो सबसे पहली पोस्ट मिलेगी दैट विल बी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। कई स्टेट में सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, कई जगह वो इतना सोचते हैं कि इतना बर्डन नहीं है कोर्ट पे तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब सो यस, तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वही सीजीएम होता है, लेकिन जैसे 10 सीजीएम है। फॉर एग्जांपल आपने इस साल जुडिशरी की तैयारी की एंड यू हैव क्लियर दैट एग्जाम,
आपने अपना स्टेट जुडिशियल एग्जाम जो है वो क्लियर कर दिया, अब आपको एक अपॉइंट किया जाएगा एज अ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, लेकिन एक सीनियर मैजिस्ट्रेट होगा, दैट विल बी योर कंसीडर एज अ CJM, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। इनका पावर जो होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ज्यादा होता है। सो ये क्या होता है कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यस, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होता है वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट में CJM जो होगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो एक ही होगा, ठीक है। So complaint to magistrate under section 200 CRPC. Now you have to mention the title. That is, it's a complaint to magistrate under section 200 CRPC. अगर ये 156(3) CRPC में होगी तो आपको टाइटल इस तरह से लिखना है, complaint to magistrate under section 153 CRPC. अगर ये public interest litigation है, आपको यहाँ लिखना है public interest litigation. अगर ये writ petition है, then writ petition under section 226 CRPC. अगर writ petition अगर ये आप आर्टिकल 32 में जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट, दैट इट विल बी अंडर आर्टिकल, तो जिस आर्टिकल जिस सेक्शन में आप जा रहे हो यू हैव टू मेंशन एज अ इन द टॉप आफ्टर कोर्ट के बाद आपको जो है दैट यू हैव टू मेंशन द सेक्शन. सो इट्स अ कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 200 CRPC. इट इज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कोर्ट एंड फॉर यू ऑल्सो, राइट. सो अभी आ गया कंप्लेनेंट हमारा, दैट इज दिस पर्सन, एज कितना, पूरा डिटेल लिखना है इसका, सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, पूरा जहां पे ये रहता है एग्जैक्ट एड्रेस उसका, कंप्लेनेंट, ही इज अ कंप्लेनेंट. यहाँ पे दो एक्यूज्ड हैं हमारे, नंबर 1 एंड नंबर 2, उसका पूरा डिटेल आया है, नेम, सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, लाइक आप देख रहे हैं कि पूरा डिटेल है, जो एड्रेस है वो एग्जैक्ट एड्रेस लिखना है, क्योंकि कोर्ट में अगर मजिस्ट्रेट को आप कन्विंस कर लेते हैं एज अ लॉयर कि नहीं ये प्राइमा फेसी ये मैटर है, एक क्राइम कमिट हुआ है, देन मैजिस्ट्रेट अगला जो स्टेप होगा, ही विल इशू अ नोटिस. तो नोटिस वो उसी एड्रेस पे इशू करेगा जो आपने अपने कंप्लेंट में लिखे होंगे. तो प्लीज मेक श्योर कि आप जो एड्रेस डाल रहे हैं वो एग्जैक्ट एड्रेस हो, ताकि आपका समन जो है, नोटिस जो है वो एग्जैक्ट एड्रेस में पहुंच जाए. सो दीज आर द एक्यूज, राइट हैंड साइड में इस तरह एक्यूज लिख देंगे. अब आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी लिखना होता है, क्योंकि ये जो नोटिस सर्व होगा बंदे का, वो पुलिस स्टेशन जो SHO होता है, हर एक पुलिस स्टेशन में एक स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, ठीक है. वहां का जो SHO होगा वो सर्व करेगा एक्यूज्ड पर्सन को नोटिस. तो यू हैव टू मेंशन अंडर विच पुलिस स्टेशन ये जो केस है इसकी जुरिस्डिक्शन पड़ती है. सो इट्स अ पुलिस स्टेशन दिस जम्मू, सो इट्स अ एरिया, राइट, डिग्याना. In the matter of, now you have to mention the title of your petition, complaint. So it's a complaint to magistrate via chapter 15 of Code of Criminal Procedure under section 200 CRPC. तो ये आपका टाइटल है जिसमें आपने क्लियर कर दिया ये चैप्टर 15 CRPC में कंप्लेंट करें आप मैजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 200 CRPC, राइट. सो अब आपके स्टार्ट हो जाएंगी जो स्टोरी होगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. सबसे पहले तो आपको ये बोल्ड में लिखना है, मेड प्लीज योर लॉर्डशिप. अब ये आपका स्टार्ट हो गया योर फैक्ट्स, ठीक है, व्हाई यू आर कमिंग बिफोर द कोर्ट, राइट. सो कंप्लेनेंट मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर. नंबर 1, that the complainant has taken premises on rent from accused number 1 dash years back. तो जो भी ईयर है, तो इट्स अ स्टोरी जिसमें कंप्लेनेंट ने एक प्रीमाइसेस रेंट पे ली accused number 1 से कुछ साल पहले. नंबर 2, आप देखिए दैट से शुरू हो रहा है, एवरी जो लाइन है वो दैट से शुरू हो रही है. That on dated this, like every day, the complainant opened his shop in the morning around 10 a.m. Thereafter, the accused number 1 with his elder son, that is accused number 2, entered the shop of the complainant and started threatening the complainant, put his signature in the blank pages. When the complainant refused to sign in the blank pages, accused number 1 hit the complainant and again threatened him to give his signature in the blank paper without telling him the reason. So इस तारीख को कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है जब वो डेली की तरह अपनी दुकान खोलता है, बट इस तरह से उसके साथ बर्ताव किया जाता है. Point number 3, that in the meanwhile, with the common objective of causing injury to the complainant and his property, accused number 2, he is a son of accused number 1, he dropped a scooter which was
standing outside the complainant's shop belongs to complainant only, and also throw some spare part from the shop. So ये वो कुछ उस दिन 12/8/2022 को जो है कि कुछ instances जो incident हुए हैं, that is why the complainant is before the honorable court, right? Number 4, that the complainant entreated the accused party to not to do such thing. However, the accused did not pay any heed to the entreaties of the complainant. Accused number 1 again threatened the complainant when he has to suffer very badly for refusing to give his signature on the paper. So ये उसको एक threat देके जा रहे हैं, that is a criminal intimidation, right? Number 5, that after this incident, complainant immediately called telephonically to his friend, जो कि नेम अब आपने, क्योंकि इसको ये जो फ्रेंड है जिसको आपने इंस्टेंस बताया, he may be the witness in your case, right? ये आपकी गवाही दे सकता है कोर्ट में, तो you have to mention the full name, address, everything in your complaint as well. So Amrik Singh immediately reached at the shop of the complainant, and the complainant told him all the incident that has happened to him caused by the accused. Then the Amrik Singh, who is a friend of the complainant, who is a witness in this matter, guided the complainant to file a complaint against the accused before the honorable court, as this act by both the accused is not justiciable, expectable, right? Therefore, the complainant filed this complaint to get justice from the honorable court. Number 6, that the accused with the common objective of injuring the complainant badly in person and his property, both accused have committed, ये हार्ट नहीं है, इट्स अ हर्ट, और यहाँ पे एरर है, criminal trespass, criminal intimidation and mischief by entering the complainant shop with the above mentioned objective. The accused are therefore guilty under section 334, 447, 506, 426. So this is hurt, criminal trespass, criminal intimidation and mischief under Indian Penal Code. An affidavit in support of complaint is enclosed herewith. So every time you are filing a complaint before the honorable court, you have to support your complaint with an affidavit. Now, what is affidavit? Affidavit is basically a declaration in which you will mention that the content you have written in your complaint is true to the best of your knowledge and nothing has been concealed, right? आप जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, it's an oath. On oath आप एक declaration दे रहे हो, right? In the premises जो है, that is a prayer part. Now what you are praying from the honorable court, in view of the facts and circumstances as stated herein above and in the interest of justice, it humbly prayed before the honorable court to summoned. देखिए यहाँ पे आप ये नहीं बोल रहे हैं कि इनको अरेस्ट ऑर्डर दे दो, ये सीआरपीसी में कुछ है ही नहीं है. यू कैन नॉट, मैजिस्ट्रेट सीधा वो नहीं कर सकता कि आप अरेस्ट, वो एक्यूज को बुलाएगा, क्योंकि हमारे कानून में ऑडी अल्टरम पार्टम होता है, ठीक है? आप सीधे उसको सुने बिना, क्योंकि यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करिए कि क्राइम कमिट हुआ या नहीं, मैजिस्ट्रेट को सिर्फ आपकी कंप्लेंट के बेसिस पे वो कॉग्निजेंस ले रहा है, लेकिन वो दूसरी पार्टी को भी सुनेगा. जब सुनने के बाद उसको लगता है कि नहीं एक्चुअली द क्राइम हैज बीन कमिटेड, देन ही कैन further proceed as per CRPC, right? So in view of the facts and circumstances as stated herein above, and in the interest of justice, it is humbly prayed before this honorable court to summon the accused number 1 and accused number 2, and after taking evidence, be pleased to convict them under the section mentioned above or under such other section within the province of which the offence committed by accused may come. ये लेफ्ट हैंड साइड में डेट, उस डेट को यू हैव टू मेंशन द डेट जिसमें आप फाइल कर रहे हो, प्लेस जहां पे आप फाइल कर रहे हो. राइट हैंड साइड में यू हैव टू मेंशन द कंप्लेनेंट थ्रू काउंसिल. अब कंप्लेनेंट जहां लिखा है उसके ऊपर कंप्लेनेंट के सिग्नेचर आएंगे, नीचे एडवोकेट की डिटेल, ठीक है? अब एडवोकेट का सिग्नेचर आएगा, यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द एडवोकेट वेयर शी और ही प्रैक्टिसिंग, तो यहाँ सिग्नेचर आएगा. नाउ दिस इज एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ योर कंप्लेंट. इसका सेम रहेगा, पहले में यू हैव टू मेंशन द टाइटल, सॉरी नेम ऑफ द कोर्ट बिफोर द कोर्ट ऑफ CJM, आपका अपना पर्टिकुलर जो भी है एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, आपने वहाँ पे CJM के पास जाना है. मैंने बिकॉज आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जम्मू, सो आई एम बिफोर द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जम्मू. सो नेक्स्ट विल बी द टाइटल ऑफ द केस, इट्स गोल्ड सिंह वर्सेस हरजिंदर सिंह. इन द मैटर ऑफ क्या है टाइटल, ये सब्जेक्ट मैटर क्या है इस पेज का, दैट इज एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ ए कंपनी कंप्लेंट. अब एफिडेविट का कंटेंट क्या रहेगा, आपको ये जो आपका कंप्लेनेंट है उसके बिहाफ पे एफिडेविट फाइल करनी है. लाइक आई गोल्डी सिंह, एज इतने इयर्स, सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ
पूरा एड्रेस, do hereby solemnly affirm and declare as under that the accompanying complaint has been drawn and drafted by my counsel on my instruction and the same is true. Number 2, that the contents of accompanying complaint has been explained and read over to me. Deponent is actually the complainant. आपको यहाँ पे deponent के ऊपर जो है, you have to take signature of Mr. Goldie Singh. Last is the verification part in which you have verified that at जम्मू जो भी प्लेस होगा जहाँ पे आप वेरिफिकेशन कर रहे हो, किस तारीख को करें, you have to mention the date, that the contents of the affidavit are true and correct to the best of my personal knowledge and nothing has been concealed or misstated therefrom. So it's a declaration. Again, you have to take the signature of your complainant. So this is all about a complaint under section 200 CRPC. इसको ज्यादा डिटेल नहीं रखना है आपको, ठीक है? इसको आपको बहुत ही ज्यादा 2 पेजेस में मैक्सिमम जो है आपको खत्म करना है अपनी स्टोरी बता के। और एक चीज आप और कर सकते हैं कि आपके कंप्लेंट के सपोर्ट में अगर आपके पास कोई एविडेंस है, इट मे बी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इट मे बी लाइक एनी एविडेंस, जैसे सीसीटीवी कैमरा हो गया, आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है कोई जिसमें आपको कोई मतलब अब्यूज कर रहा है, वो आप अटैच कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एविडेंस विटनेस है जैसे इसने किया है, वो आप उसके नाम अटैच कर सकते हो कि कोर्ट उसको मेरी सपोर्ट में बयान देने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए बुला सकता है। उसके बाद अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है in support of your complaint, then you can mention that as an annexure. So please try to annex as many things as you can in support of your complaint so that जो magistrate है, क्योंकि our main motive before going directly to the magistrate and not approaching to your police station is कि magistrate को हम prima facie ये convince कर दे कि it's an actually a case so that magistrate will issue a notice. तो आपका जो फाइल करने का मेन पर्पस होगा एज अ लॉयर, वो होगा आज मुझे मैजिस्ट्रेट से नोटिस इशू कराना है अक्यूज को। सो नोटिस इशू कराने के लिए एक तो आपका कंप्लेंट ड्राफ्टिंग अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ आपकी कंप्लेंट ड्राफ्टिंग के साथ साथ आपको कोई कुछ भी चीज जो आपकी कंप्लेंट को सपोर्ट कर रही है, यू हैव टू ऐड दैट विद योर कंप्लेंट एज एन अनेक्स्चर। इज दैट क्लियर? ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ आया ये, क्योंकि व्हेनेवर यू विल स्टार्ट योर प्रैक्टिस एज अ क्रिमिनल लॉयर, या फिर आपको देखिए कभी ना कभी लाइफ में एज अ लॉयर, और इफ यू आर अ मैजिस्ट्रेट, यू आर गोइंग फॉर जुडिशरी, देन आप मैजिस्ट्रेट बनते हैं, तब तो आपके पास डेली बेसिस में क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल होंगी। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC, क्योंकि आप लॉ में एज अ लॉयर आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप जुडिशरी की तैयारी करेंगे। आप अगर लिटिगेशन में जा रहे हैं, अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं, तो आपको 200 के अंदर जो प्राइवेट कंप्लेंट होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिटिगेशन का। तो ये ड्राफ्ट करना बहुत वो है, आपको 2 पेजेस में मैक्सिमम अपने पूरी स्टोरी बतानी है, और आपको ज्यादा भी नहीं, जैसे आपको कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन आपका राइज हुआ, आपको उसका बताना है कि वो आपका एक केस बन रहा है, ठीक है? और आपको जो ड्राफ्टिंग के साथ साथ, जैसे मैंने बोला, प्लीज ट्राई टू अनेक्स एज मैनी डॉक्यूमेंट्स एज यू कैन इन सपोर्ट ऑफ योर कंप्लेंट, क्योंकि मैजिस्ट्रेट, आप ही सोचिए कि इफ यू आर अ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड सपोज आई फाइल अ कंप्लेंट बिफोर यू, बीइंग अ लॉयर आई नो द टैक्टिक्स की आपको कन्विंस कैसे करना है, लेकिन ऑब्वियसली पर्सन ही बैठा है ना सामने, तो आप भी कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि इन सपोर्ट ऑफ योर कंप्लेंट डू यू हैव एनी एविडेंस, ताकि मैं अक्यूज को नोटिस करूं। क्योंकि एक चीज ये भी देखी जाती है कि बहुत सारे लोग जस्ट टू हरास द ऑपोजिट पार्टी वो कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो मैजिस्ट्रेट इजिली कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं। तो इफ यू हैव एनीथिंग दैट कैन सपोर्ट योर कंप्लेंट, इफ यू हैव any video recording, audio recording, or any uh, uh, maybe document that support your complaint, that will be very helpful for your purpose, that is to issue notice। मैजिस्ट्रेट से नोटिस इशू कराने में वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो यहाँ तक कोई भी डाउट है? आई होप आप लोगों को कंप्लेंट ड्राफ्ट करना आएगी इसके बाद, एंड आती है तो ऑलरेडी, तो दैट इज वेरी गुड। इज एनी डाउट?
Okay, Anchita say no doubt. Okay, and what about Lekhya, Preeti, Tanishk, Vishwas, and there is also one more student, लेकिन उनका नाम show नहीं हो रहा है. So anyone? No doubt, ma'am. Okay. So No ठीक doubt, है. ma'am. Okay, लेख्या. So I hope आप लोगों को ये समझ आया होगा. And please try to draft complaint as well. Okay, perfect. So please try to draft this complaint. ये बहुत easy रहती है. As compared to, I am telling you, as compared to this 156(3) CRPC, that is a long procedure actually. लॉयर में और एक कॉमन मैन में क्या फर्क होगा? कॉमन मैन विल अप्रोच टू द पुलिस स्टेशन एंड देन उनके बातें सुनेगा, फिर एसएसपी के पास जाएगा और इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा उसका. बट एक स्मार्ट लॉयर जो है, ही नोज दैट व्हाई टू अप्रोच द पुलिस स्टेशन व्हेन यू हैव द ऑप्शन ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट, राइट? सो वो कभी भी पुलिस स्टेशन में अप्रोच करने की बजाय वो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाके फर्स्ट डे में ही नोटिस इशू करा देगा. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड द टैक्टिक्स, किस तरह से उसे नोटिस इशू कराना है. सो इफ यू हैव एनी डॉक्यूमेंट, एज आई टोल्ड यू, कोई भी एविडेंस आपके केस में सपोर्ट कर रहा है, प्लीज अनेक्स दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है? एंड ये एज कम्पेयर टू 156(3) ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें आपको वो नहीं करना है कि आपने 150, अगर आप सीआरपीसी पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि 154 सीआरपीसी कहती है कि आपको एज पर प्रोसीजर यू हैव टू अप्रोच टू योर पुलिस स्टेशन फर्स्ट. क्राइम कमिट हुआ है तो एक कॉमन सेंस है, आप मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएंगे, आप पुलिस के पास ही जाएंगे कि वहां पे कोई क्राइम हुआ है, राइट? देन अगर पुलिस रजिस्टर नहीं करी है, देन यू विल अप्रोच टू योर सीनियर हायर ऑफिसर of police. He may be the SSP or SP or DSP or commissioner of police, right? So next option will be the magistrate. And यहाँ पर 156(3) में this is a procedure. First is SHO, then SSP, and third one is a magistrate. But under section 200, that is a private complaint, you don't need to go to your police station. You just have to draft a complaint. It may be of 2 pages or maybe 1 page, and you just need to approach to your nearest first class judicial magistrate that crime has been committed, and you have to convince him or her that cognizable offense has been committed. Please issue a notice to the accused party, right? So I hope आप लोगों को ये आज का क्लास समझ आया होगा. Tomorrow we will discuss the drafting of a bail application, anticipatory bail application. एंटीसिपेटरी बेल जो होती है, दैट इज जस्ट आपको एक एप्रीहेंशन है कि यू मे बी अरेस्टेड फॉर एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस. ऑब्वियसली यू मे बी अरेस्टेड, आप शायद 1 घंटे बाद अरेस्ट हो जाए. आपको लग रहा है आपका क्लाइंट जो है, जो आपके पास आया है, ही सेइंग कि ऐसे ऐसे मेरे 4 दोस्तों का नाम आ गया है क्राइम में, तो मे बी मैं कल अरेस्ट ना हो जाऊं. तो प्लीज कैन यू प्लीज टेक एन एंटीसिपेटरी बेल, कोर्ट से पहले ही ले ले. तो कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेने का ये फायदा होता है कि द मोमेंट यू विल बी अरेस्टेड, आपको उसी टाइम बेल मिल जाएगी, राइट? So this is an anticipatory bail. Tomorrow we will discuss the drafting of an anticipatory bail application before the session court. पर उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप एंटीसिपेटरी बेल कल रीड करें, सो दैट कि जब हम क्लास में पढ़े तो आपको वो क्लैरिटी रहे कि हम क्या चीज एक्चुअल में डिस्कस कर रहे हैं. तो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया कल पढ़े प्लीज, राइट? Okay, ma'am. Okay, perfect. So thank you so much everyone. I will share this recorded lecture shortly. And Ma'am, tomorrow आपका assignment है that to draft a complaint. ma'am, Yes, please Lekhya. ma'am, a small doubt. Ma'am, Yes. I wanted to file an RTI in online. So, is the procedure same for the online also, or there is something else? Filing of what? Complaint? RTI. RTI. It's the same actually Lekhya. You don't need to, आपको एक 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, 10 रुपए का जो है, लेकिन I'm a आप hostler, ma'am, so I don't have the availability of postal services. ओके. सो आप, क्योंकि देखो इट इज एक्चुअली मैंडेटरी थिंग. आरटीआई एप्लीकेशन आप कभी भी लगाते हो, 10 रुपए फीस इज फीस, अदरवाइज आपकी आरटीआई एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड ऑन दिस ग्राउंड कि We यू हैव need नॉट. to do it even in online, ma'am. सॉरी, I want to file an RTI through online. थ्रू Online ऑनलाइन ना? RTI. बट हाँ, ऑनलाइन वैसे आई डोंट हैव, आई नेवर हैव फाइल्ड द आरटीआई ऑनलाइन, but I think 10 rupees is the fees. Even if you are filing it through online, then
देयर मस्ट बी फाइलिंग, और फीस तो सबका सेम ही रहता है। मे बी ऑनलाइन फी जैसे आप बाकी फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको फीस देनी होती है, आरटीआई के लिए भी आपको एक फी देनी पड़ेगी एक। हाँ, Just- that is fee is fine, ma'am. Whether is it online? And हाँ, if so ऑनलाइन accepted, what is the procedure for it? किस डिपार्टमेंट में आपको लेके फाइल करनी है? Ma'am, same COVID fund. कोविड फंड के लिए बिफोर द दिस होम विच डिपार्टमेंट, फैमिली अफेयर्स जो भी है, Finance. दिस Finance. हेल्थ डिपार्टमेंट ना, मिनिस्ट्री Yes, ऑफ, ma'am. Finance is department. ओके। Actually, it is related to finance. It is related to finance, right? So you can file it online. क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल चल रहे हैं आरटीआई में, ऑनलाइन एक्सेप्ट करते हैं, बट आई थिंक फीस सेम रहेगी, फीस आपको ऑनलाइन देनी पड़ेगी, एंड प्रोसीजर इज ऑल्सो सेम। यू जस्ट नीड टू ड्राफ्ट एन आरटीआई एप्लीकेशन and then you can send it to an email ID, or if there is any RTI portal of finance department, then you can find out in the official website of finance department. अगर लेट मी चेक, अगर कुछ मुझे मिलता है तो आई विल लेट यू नो लेके, ठीक है? Yes, ma'am. Ma'am, I sent same RTI that I have shared it in the group earlier, which you have corrected it also. हाँ, आई नो दैट, मतलब हमने डिस्कस किया था, बट ऑफलाइन का आई नो द प्रोसीजर। ऑफलाइन का यू जस्ट नीड टू ड्राफ्ट एन आरटीआई एप्लीकेशन, देन आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाना है, स्पीड पोस्ट कर देना है। But as far as the online submission of RTI is concerned, I have never filed an online RTI before. Let me see अगर official जो website है उसमें is there any RTI portal for the same, then you have to log into that RTI portal. अगर ऐसा नहीं होगा तब आपको कोई specific वहाँ PI होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में, देयर मस्ट बी अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसका पर्टिकुलर एक ईमेल आईडी होगा, देन यू हैव टू आई थिंक सेंड इट टू द that particular officer, but I need to check that before इसमें कोई मैं बताने से पहले, क्योंकि मुझे खुद Can you clarification। please text it or say it in tomorrow's class, ma'am? श्योर बेटा, श्योर, आई विल कंफर्म इट फर्स्ट। मैं देख लेती हूँ कि ऑनलाइन का क्या रहता है, तो अगर जैसे ही मुझे पता चलता है तो वी विल डिस्कस इट टुमारो, ताकि बाकियों को भी पता चल जाए, क्योंकि ऑफलाइन आजकल कम प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है, राइट? Exactly, ma'am. It is like go paperless now. हाँ, राइट। तो आई थिंक ऑनलाइन का है, तो वी विल डिस्कस इट टुमारो। लेट मी चेक अगर यहाँ इसके लिए कोई पर्टिकुलर पोर्टल है हर एक डिपार्टमेंट का, या फिर क्या रहता है प्रोसीजर, तो लेट मी चेक, देन वी विल डिस्कस इट टुमारो ऑन टुमारो क्लास। इज दैट ओके? Yes. Yes, ma'am. Thank you. ओके, थैंक यू। ओके बच्चे, तो एनी डाउट इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो वी विल एंड दिस क्लास एंड आई विल शेयर द रिकॉर्डेड लेक्चर शॉर्टली। एंड असाइनमेंट यही रहेगा, प्लीज जो मैंने दोनों सैंपल ड्राफ्ट, एक अपनी कंप्लेंट शेयर की है और एक आपके पास सैंपल ड्राफ्ट शेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है एक कंप्लेंट आप भी ड्राफ्ट करें। प्लीज क्रिएट योर ओन स्टोरी कि ऐसे ऐसे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस तारीख को, यू हैव टू कोट अ स्टोरी, आपने खुद एक बनानी है, एंड एक प्राइवेट कंप्लेंट अपने अपने पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट को करनी है। तो इज दैट ओके? ये कोई बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है, इट्स just a 1 or 2 page complaint, right? Okay guys, thank you so much, thank you for listening.